स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। हम लोग बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, कई साल हो गए टेंस पढ़ते हुए। सालों से हम पढ़ रहे हैं, कई बार हमने इसके जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम है, उन्हें कई बार रटा है, खूब लर्न किया है, खूब प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन मन में रह ही जाता है। कहीं ना कुछ एक भ्रम हमारे दिमाग में बना रहता है। हम बहुत चाहते हैं लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे। तो इसी के लिए आज ये वीडियो में आपके लेके आया हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको सारे टेंसेस इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ऑब्वियस है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो भी टेंस को लेकर के जो कंफ्यूजन हैं वो आज इस वीडियो से आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपका वीडियो का हेडिंग दिया ऑल टेंसेस इन वन वीडियो। इस एक वीडियो में आज सारे टेंसेस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब सबसे पहले हम बात करें कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, टेंस की जब हम बात करते हैं तो टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है। अक्सर हम लोग टेंस का अर्थ लेते हैं काल या समय, लेकिन वास्तव में टेंस का काल या समय कोई अर्थ नहीं है। टेंस का अर्थ क्या है? टेंस होता क्या है कि एक वर्ब का फॉर्म होता है जो किसी कार्य के समय को बताता है। यानी टेंस क्या हुआ? ये एक वर्ब का फॉर्म है जिससे हमें किसी काम के होने के समय का पता लगता है। ये टेंस कहलाता है। अब इसके आधार पर हम जरा बात करें, हम लोग बहुत इजीली और सभी चीज को जानते हैं। लाइक हमारे पास एक वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल गो। इस गो की हमारे पास फॉर्म्स भी होती हैं, सब जानते हैं। अब मुझे आप बताइए, इस गो की ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका हमारे पास नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। तो ये किस टेंस में काम आती है? हमारे पास प्रेजेंट टेंस में। हम लोग जानते हैं इस चीज को, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, इसका वेंट, ये इसका पास्ट फॉर्म है। क्या इसका कोई फ्यूचर फॉर्म भी होता है? होता है कोई फ्यूचर फॉर्म? अब आप बस कुछ लोग कहेंगे हाँ जी होता है। विल गो या शैल गो हम यूज करते हैं। ध्यान कीजिए, ये विल और शैल तो मॉडल्स हैं, ये गो के फॉर्म थोड़ा ना है। गो का तो हमने गो ही लगा रहा है। तो गो का हमारे पास कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। यानी जो हमारी वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स के हमारे पास जो हम फॉर्म्स पढ़ते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म है या फिर पास्ट फॉर्म है। अगर फर्दर फॉर्म्स की भी हम बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। फ्यूचर नाम का हमारे पास किसी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता, ये याद रखना है। इसीलिए हमारे पास जब हम टेंस के टाइप्स की बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास आंसर यही आएगा कि टेंस हमारे दो ही तरह के, यानी कि प्रेजेंट एंड पास्ट ही होते हैं। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। ध्यान रखने की बात है, टाइम अलग है, टेंस अलग है। कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैंने लिखा ही सेल्स बुक्स, वह किताबें बेचता है। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अच्छा, अब जरा मैं इसके टाइम की बात करूं, इसमें टाइम कौन सा है? अब आप लोग कहेंगे प्रेजेंट आ रहा है, बेचता है, अभी बेचता है। अच्छा, देखिए, वह किताबें बेचता है, इसका मतलब क्या है कि उसका प्रोफेशन, उसका काम, उसका रोजगार क्या है? किताबें बेचना। तो जब वो किताबें बेचता है तो आज ही थोड़ा ना बेच रहा है, अब से पहले भी किताबें बेचता था और आगे भी संभवतः किताबें ही बेचेगा। सही है ना? इसलिए इस वाक्य में अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इसमें वर्तमान भी है, भूतकाल भी है और भविष्य भी है। यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टाइम आ गए। लेकिन अगर मैं इसमें टेंस की बात करता हूं तो टेंस हमारा कौन सा आ रहा है? केवल प्रेजेंट आ रहा है। ओके, चलिए एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड हियर टुमारो। अब अगर इसकी टेंस की हम बात करें तो टेंस हमारा क्या है? इसमें एस ई एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट है। चलिए, तो टेंस तो हमारा हो गया प्रेजेंट, लेकिन इसमें टाइम कौन सा हुआ? कल, आने वाला कल, यानी कि
भविष्य है, टाइम तो हमारा फ्यूचर हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? टेंस हमारा प्रेजेंट है, लेकिन इसमें टाइम कौन सा आ रहा है? फ्यूचर आ रहा है। ओके, हम कहें इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन दिल्ली वनडे इंटरनेशनल या ओडीआई। दिल्ली जो मैच हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए टेंस एस लगा हुआ है, यानी टेंस कौन सा हुआ हमारा? प्रेजेंट। लेकिन इसमें टाइम कौन सा है? टाइम की बात करें तो टाइम तो पास्ट है, क्योंकि मैच तो कल हो चुका था। अब समझ में आ रही बात मेरी? इसीलिए मैंने कहा टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में मिला करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। टेंस वर्ब का फॉर्म है जो किसी एक्शन के टाइम को हमें बताता है। क्लियर है? ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज आज हमने ये पढ़ी कि आखिर टेंस होता क्या है। टेंस हमारे पास बेसिकली दो ही हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। हाँ, हम पढ़ाई के लिए सुविधा की दृष्टि से और टेंस को 3 भागों में बांट लेते हैं। वास्तव में फ्यूचर टेंस नहीं है, बल्कि एक समय का रूप, एक टाइम एस्पेक्ट है। ओके, तो उसके आधार पर हम बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, तो अब हम पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से इसे वही 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और वो 3 भाग हमारे होते हैं जो कि हम सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब इन 3 टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो पहले था, फ्यूचर जो आगे होगा। सिंपल। इन तीनों ही टेंसेस को हम फर्दर 4 भागों में बांटते हैं। सभी के 4-4 भाग हो जाते हैं। हम जानते हैं इस चीज को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 भाग हैं, ये प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं। ओके, यहां तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब इस तरह से हम देखते हैं, 4 यहां हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। टोटल हमारे पास 12 टाइप्स हो जाते हैं टेंसेस के। ओके, 12 प्रकार के हमारे पास टेंसेस हो सकते हैं। अब ये जो 12 टेंसेस हैं, अब इनमें हमें कई बार कंफ्यूजन होना शुरू होता है। हमारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। इतने सारे टेंसेस हो जाते हैं, कौन सा कहाँ है, कौन सा सेंटेंस किस में बनना है, या किस टेंस में हमें किस प्रकार का सेंटेंस बनाना है, ये हमें कंफ्यूज करना शुरू करता है। तो चलिए इसको इजी करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक्चुअली जो टेंस है, ये टेंस एक खेल है केवल और केवल 7 डॉट्स का। जो टेंस है ये हमारा 7 डॉट्स का, 7 डॉट्स का। इट्स अ गेम ऑफ 7 डॉट्स। वो 7 डॉट्स क्या हैं जरा देखिए। ये मैंने डॉट बनाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये हमारे पास 7 डॉट्स हैं। ओके, इनमें जो फर्स्ट डॉट है, ये फर्स्ट डॉट है हमारा प्रेजेंट, जो अभी है, जो अभी वर्तमान में है। अब इस प्रेजेंट के बाद में जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर है हमारा पास्ट। ओके, और जो 6th नंबर है, ये है हमारा फ्यूचर। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। जो नंबर 1 था वो हमने प्रेजेंट ले लिया, इससे पहले का जो कुछ है वो सारा पास्ट है। इसमें हमने 3 नंबर वाला जो डॉट था, थर्ड जो डॉट था, उसे हमने ले लिया पास्ट। इसी तरह से जो बाद वाले डॉट थे, इनमें 6 नंबर को हमने बना दिया फ्यूचर। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, ये पास्ट है नंबर 3, और नंबर 3 से पहले कौन सा है? नंबर 4। यानी ये क्या हो गया हमारा? प्री पास्ट। नंबर 4 कौन सा हो गया? प्री पास्ट। और नंबर 2 कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा पोस्ट पास्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्ट पास्ट। पोस्ट माने बाद वाला, पास्ट माने भूतकाल।
तो पास्ट के लिए हमने 3 पार्ट कर लिए, पास्ट, प्री पास्ट, पोस्ट पास्ट। ओके, इसी तरह से फ्यूचर में भी ये जो है ये हमारा होगा प्री फ्यूचर और ये हमारा होगा पोस्ट फ्यूचर। सिंपल है, ये एक बार नाम याद हो गया आपको। सबसे बीच में जो था वो हमने प्रेजेंट लिया, इससे पहले ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। मैं इनको सर्कल कर देता हूं ताकि हमें पहचानने में आसानी रहे। ये हमारे होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इस पास्ट से पहले जो है वो प्री पास्ट, पास्ट के बाद पोस्ट पास्ट, प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही पोस्ट पास्ट। इसी तरह से फ्यूचर में भी जो इससे पहले है, प्रेजेंट के बाद है और फ्यूचर से पहले, वो हमारा हो गया प्री फ्यूचर, और जो इसके बाद है वो हमारा हो गया पोस्ट फ्यूचर। ठीक है, ये चीजें हमें क्यों समझनी पड़ रही है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है। देखिए, जब हम बात करते हैं वह कबड्डी खेलता है, वह खेल खेलता है, वह बच्चे स्कूल जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारे प्रेजेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमारा प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सिंपल है। अब हम बात करते हैं कई बार कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में क्या करना होता है, कंटिन्यूअस वो होता है जो हमारा पास्ट से चल रहा है, पास्ट से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है और फ्यूचर तक जारी रहने की उसकी उम्मीद है। यानी जो पास्ट से चलता हुआ आया, प्रेजेंट तक पहुंचा और अभी भी आगे भी उसके जारी रहने की उम्मीद है, ये हमारा काम होता है कॉन्टिन्यूअस का। ओके, इसी तरह से जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में होता यह है कि काम पास्ट से चल रहा था लेकिन प्रेजेंट तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही और कहीं वो समाप्त हो जाता है। यानी वो पोस्ट पास्ट में जाकर के खत्म हो जाता है, प्रेजेंट तक पहुंचता ही नहीं है, वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। बात समझ में आ रही मेरी आपको? इसकी मदद से हमने ये जाना कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, और फिर इसमें इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है और परफेक्ट क्या है। इस तरह से इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर जैसे जैसे हम टेंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको देखते चलेंगे। ओके, देखिए अभी हम बात करें कि ये जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके जो भी टाइप्स हैं, इनकी जब हम बात करते हैं तो इनको हम समझें कैसे। देखिए मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि सारे टेंसेज इस एक वीडियो में आपको आज मिलेंगे, तो इनको समझने के लिए हम एक छोटा सा टैबुलेशन करने का काम करेंगे, जिससे हमारा ये काम इजी हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक छोटी सी मैंने टेबल बना रखी है और ये टेबल हमारी बहुत ज़्यादा काम हमें आने वाली है। इस टेबल में हमने क्या किया है, हमने 4 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम में तो हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस वो नाम लिख दिए हैं। फिर जो बाकी के 3 कॉलम थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए हमने बना दिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं टेंसेज की तो हम यहीं से इनको लेना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनकी पहचान को लेकर, आखिर हम इनको पहचानते कैसे हिंदी के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। जब भी हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में हमारे लिए पहचान क्या होती है, ता, ती, ते। ओके, अब देखिए ये ता, ती, ते तीनों में काम आएगा। कैसे, अगर प्रेजेंट है तो है लगा दें, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, एटसेट्रा। पास्ट है तो ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर है तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा, गी, गे। इस तरह की हमारी पहचान होती है। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में हमारे पास पहचान जनरली होती है रहा, रही, रहे। तो रहा, रही, रहे के लिए प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट की बात करें तो रहा था,
रही थी, रहे थे। और फ्यूचर की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। सिंपल सिमिलैरिटी में नजर आ रही है, एक समानता नजर आ रही है हमें, आसानी से हमें चीजें समझ में आ सकती है। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो जनरली चुका, चुकी, चुके या फिर या, ये हमारी पहचान होती है। जैसे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट की बात करें, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर की बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सिंपल है। अगर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो से रहा, ये हमारी पहचान होती है जनरली। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसी तरह पास्ट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और फ्यूचर में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इस तरह से अब आप देखिए, ये हमारी पहचान एकदम सिमिलर हमें मिल रही है। केवल फर्क क्या मिलता है हमें, केवल अगर प्रेजेंट है तो है जोड़ना है, पास्ट है था जोड़ना है, फ्यूचर में होगा जोड़ना है। इस तरह से हम आसानी से वाक्यों को अब पहचान सकते हैं कि हमारा कौन से टेंस से वो बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये तो हमने पहचान की तो बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके उपयोग की, तो देखिए उपयोग में क्या होता है कि इंडेफिनेट जो है, ये इंडेफिनेट हमें बात बताता है सामान्यतः जो जनरल इंट्रोडक्शन होते हैं उनके लिए, या सामान्य रूप से होने वाली घटनाओं के लिए, अब वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस हमें बताता है जो रेगुलर एक्शन चलता है, सतत रूप से लगातार जो जारी काम होता है उसके लिए, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ओके। इसी तरह से परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट बताता है किसी कार्य की पूर्णता, कोई काम पूरा हो गया, ये बात हमें पता लगती है परफेक्ट टेंस से। ये हमें यहाँ पता रहा है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और इसी तरह से किसी समय से कोई काम लगातार जब चल रहा होता है, वो समय जब साथ में दिया होता है तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये काम भी हमारे तीनों में चल रहा है, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं इनको तो हमारे लिए इनको समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ओके। पहचान और उपयोग के बाद अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स एंड नॉन वर्ब्स। तो चलिए हम इन टेंस के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। अब देखिए जनरली होता ही है कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं या बुक्स में जो लिखा होता है वो इस तरह से होता है कि पहले प्रेजेंट के चारों टेंसेस, फिर पास्ट के चारों और फ्यूचर के फिर चारों। ठीक है, हम इस तरह से ना पढ़े, कुछ अलग तरह से पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो याद कीजिए कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है बी। याद है, आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा जब मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी तो हमारे पास रूट 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, बी, हैव। ये जो बी जो हेल्पिंग वर्ब है जिसके फिर फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे काम आती हैं कंटिन्यूअस टेंस में। ओके। अब इस कंटिन्यूअस टेंस की जो हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास इस बी के जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं यानी इज, एम, आर, ये काम आने वाले हैं। ध्यान है, एम आई के लिए, इज आई के अलावा सभी सिंगुलर्स के लिए और आर सभी प्लूरल्स के लिए। क्लियर है? ओके। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इस बी का पास्ट फॉर्म यानी वॉज और वर, ये हमें हेल्पिंग वर्ब यूज
करनी पड़ेंगी। प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वॉज, वर। अब हम बात करें फ्यूचर की, तो याद कीजिए, पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने कई बार कहा है, जहां भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई सेंटेंस हमें बनाना होगा, फ्यूचर के किसी भी टेंस का हम कोई सेंटेंस बनाएं, तो हमें उसमें विल और शैल लगाना ही पड़ेगा। दोनों में से कोई एक वर्ड हमें लगाना ही पड़ेगा, विल या शैल। तो पहली तो हमें जरूरत वही है, विल और शैल, ये तो लगेंगे, ये मस्त है। अब इसके बाद क्या करना है, तो जो रूट फॉर्म था हमारा क्या, बी, हम वो बी साथ में जोड़ देंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब आप देखिए तीनों कंटिन्यूअस में कितनी समानता है। ये प्रेजेंट है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म हमने लगा दिया, पास्ट में बी का पास्ट फॉर्म लगा दिया, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ कुछ बी लगा दिया। हो गया आसान याद करना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, अगर मैं बात करूं परफेक्ट की, तो परफेक्ट के लिए रूट फॉर्म हमें काम आता है हैव। ओके, रूट फॉर्म हमें काम आएगा हैव। इस हैव की अब हमें फॉर्म लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएं, देखिए, हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, यानी हैज और हैव, ये काम आएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, हैव के जो प्रेजेंट फॉर्म है हैज और हैव, ये हमने काम में ले लिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। अब पास्ट में क्या करेंगे, तो हैव का सेकंड फॉर्म यानी कि जो पास्ट फॉर्म है हैड, ये हैड हमें यूज करना है परफेक्ट के लिए पास्ट में। अब बात करें अगर फ्यूचर की, तो वही रूल काम करने वाला है। पहले तो आपको लगाना है विल या शैल, साथ में अब लगा लीजिए आप हैव। वही तरीका काम आ गया जो कंटिन्यूअस में था। प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, पास्ट में पास्ट फॉर्म्स हैं, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ में जो रूट फॉर्म था हैव, वो खुद हमने लगा रखा है। सिंपल है, क्लियर है ना। चलिए, अब अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें ध्यान कीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास रूट फॉर्म होती है हैव प्लस बीन। ये इसका रूट फॉर्म है, यानी जो हैव के जो फॉर्म्स हैं वो लगेंगे, साथ में बीन जोड़ना है। कैसे, तो देखिए, हैज और हैव प्लस बीन, पास्ट में हैड प्लस बीन, फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल कंपल्सरी है, वो तो लगाना है। फिर जो हमारा रूट फॉर्म था हैव प्लस बीन, वो हैव प्लस बीन हमने लगा दिया। सिंपल सा काम है ना, इजी हो गया। चलिए, अब यहां तक हमने 12 में से 9 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स देख लिए। अब बचे हुए जो इंडेफिनिट हैं उनकी हम बात करते हैं। ध्यान कीजिए, हम शुरू में अब यहां से चलेंगे उल्टे। ओके, उल्टे मतलब फ्यूचर से हम चलना शुरू करते हैं। मैंने अभी शुरू में भी कहा था विल और शैल, यानी फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो विल और शैल हमें लगाना कंपल्सरी है। तो यहां भी तो रहेगा, तो विल और शैल ये हमने लगा देना है, बस विल और शैल ही लगाना है। इसके साथ में अलग से कोई हमें जोड़ने की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास बच गए प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट। इन दो में ही असल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यही कंफ्यूज करते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए और इसको आगे देखिए। इंडेफिनिट के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका रूट फॉर्म होता है डू। तो इस डू के फॉर्म्स हमें लगाने हैं। अब डू के फॉर्म्स क्या लगाएं, सिंपल, प्रेजेंट में तो हम लगाएंगे इसके जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, यानी कि डज और डू, और पास्ट में इसका जो पास्ट फॉर्म है यानी कि डिड। ये इनके हेल्पिंग वर्ब्स हुए। लेकिन अब यहां लेकिन आ जाता है, और लेकिन क्या है, इसमें एक शर्त जुड़ जाएगी, और शर्त क्या है, अफर्मेटिव को छोड़कर। यानी जो डू और डज हम लगा रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज नहीं होंगे। इसी तरह डिड से भी हमें यही शर्त जोड़ देनी है, अफर्मेटिव को छोड़कर।
यानी अफर्मेटिव में डिड नहीं लगेगा, बाकी सभी में यानी कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव इनमें हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है, अफर्मेटिव में यूज नहीं करनी। ध्यान कीजिए ये शर्त केवल यही है, बाकी सब में ऐसी कोई शर्त नहीं है। बाकी जो 10 टेंसेज हैं उनमें सभी सेंटेंसेज में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो याद कीजिए जितने भी सेंटेंसेज हम बनाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंसेज हैं जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। वो दोनों कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। इन 2 सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, बाकी सभी सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं जो मैंने यहाँ टेबल में आपके सामने लिखी हुई है। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब इनके साथ में मैन वर्ब की भी तो बात करें, खाली हेल्पिंग वर्ब से तो काम नहीं चलेगा। तो अब इसमें मैन वर्ब हमें कौन सी यूज करनी होती है वो हम इनके साथ में जोड़ना शुरू करते हैं और फिर देखिए काम कितना आसान होगा। सीधी सी बात याद कीजिए कि जहां भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आ जाता है वहां हमें मैन वर्ब ing फॉर्म में जोड़ देनी है। याद कर लीजिए जहां भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कहां कहां है हमारे पास? एक कॉन्टिन्यूअस ये रहा। अब ये कॉन्टिन्यूअस एक का मतलब 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 कॉन्टिन्यूअस हो गए। इसके अलावा एक कॉन्टिन्यूअस हमारे पास यहां भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ओके, ये भी 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो 3 और 3 6 टेंसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ ing फॉर्म यूज कर लेना है। सिंपल काम हो गया ना, याद करना आसान हो गया हमारे लिए। देखिए कैसे हम इनके साथ में जोड़ देंगे मैन वर्ब में ing फॉर्म, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इसी तरह से जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो यहां पे भी तो यही करना है, मैन वर्ब में ing। सिंपल हो गया ना काम। अब तो आपके 6 टेंसेस कंप्लीट हो गए यहीं पे। ओके, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। ध्यान कीजिए परफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हैज और हैव जो भी हैं, यानी कि हैव जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये अपने साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेती है, ये रूल है। हैव अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लेती है। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों ही परफेक्ट में। हो गया इजी, आपके 9 टेंसेस कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। चलिए हम तो फ्यूचर की क्या, हम तो तीनों इंडेफिनिट की एक साथ बात करते हैं। देखिए तीनों ही इंडेफिनिट में हमें वर्ब, मैन वर्ब कौन सी यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे होंगे जी सेकंड फॉर्म, एस फॉर्म, ये वो, आप एक बार उन सबको भूल जाइए। मैं जो बता रहा हूं एक बार इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि जहां इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, याद क्या करना है हमें? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक शर्त, और वो शर्त क्या? साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा होना चाहिए। यानी इंडेफिनिट के जिन भी सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है उनके साथ हम मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही लगाएंगे। क्या हो जाएगा? यहां पे हमने लिखा हुआ था अफर्मेटिव को छोड़कर, यानी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों में हम क्या करेंगे? मैन वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह यहां पे भी अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इनमें हम लगाएंगे मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहां फ्यूचर में, यहां तो सभी में विल शेल लगना होता है, तो इन सभी के साथ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए। हो गया काम आसान? क्लियर है? अभी मैंने 2 वाक्य छोड़े हुए हैं। वो 2 सेंटेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ये दोनों अभी तक मैंने छोड़ रखे हैं। बाकी के सारे 46 सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 46 कैसे? ध्यान कीजिए, टोटल हमारे पास 4 + 4 + 4 12 टेंसेस होते हैं और हर टेंस के हम 4 पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो 12 4 आर 48। 48 हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं, उनमें से 46 की हम बात कर चुके हैं। है ना बड़ा कमाल? इजीली हो रहा काम। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा अफर्मेटिव बचा हुआ है उसकी।
दोनों अफर्मेटिव बचे हुए हैं, याद कीजिए। जब हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव के लिए हम सीधे ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमें लगाना ही नहीं है, हमने पहले लिख दिया अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है, तो वहां सीधे ही हम मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं। याद कर लीजिए, केवल अफर्मेटिव में पास्ट टेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सीधे ही मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लगा देना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। क्लियर है? अब बचा हमारे पास केवल और केवल एक, और वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसको यहां से रब कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। इसको मैं यहां लिख देता हूं। अभी देखिए, बात कर रहे हैं केवल अफर्मेटिव की। अब जब अफर्मेटिव की हम बात करें तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना नहीं है और सीधे ही मैन वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना क्योंकि सामने हमने पहले से लिखा हुआ है अफर्मेटिव को छोड़कर। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। अब मैन वर्ब कौन सा लगाएं? तो ध्यान कीजिए, मैन वर्ब यह लगेगा या तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब या तो लगेगा फर्स्ट फॉर्म, या फिर मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, जिसे हम एस फॉर्म भी कहते हैं। बात समझ में आती है? कैसे है, इनमें क्या फर्क है? तो देखिए, बड़ा आसान है। ये केवल अफर्मेटिव के लिए है। ध्यान कीजिए, फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म में वही फर्क है जो डज और डू में है। असल में जब आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, अब इसको हम इजी वे में अगर याद करना चाहें तो सिंपल सी बात याद कर लीजिए, आई को छोड़कर जो भी एक वचन है, आई के अलावा जो भी सिंगुलर है, उन सबके साथ हमें सीधे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करके लगा देना है। समझ में आ रही बात? अगर हमारा सब्जेक्ट आई के अलावा कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके लिए वर्ब में एस या ईएस ऐड हमें कर देना है। क्लियर है? लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई और कोई भी बहुवचन हो, अगर टेक्निकल बात करूं तो हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, या फिर थर्ड पर्सन में कोई प्लूरल नंबर में हो, तो उनके लिए हम मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे इसके, तो और चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। अभी फिलहाल हम एक बार इन चीजों को समझें जो कि हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। अब मैं समझता हूं कि ये जो चीज जब आपके सामने सारी एक साथ आ रही हैं तो इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये चीज हमें बुक्स वगैरह में टेंस चार्ट के नाम से मिल जाती हैं, उसमें कौन सी नई चीज होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टेंस चार्ट में यही चीज मिलती है, लेकिन उस चीज को हम प्रॉपर वे में अरेंज करके किस तरह से पढ़ें, किस तरह से उसको लर्न करें, ये चीज भी तो मैटर करती है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप इनको यूं याद मत कीजिए। आप पहले चारों प्रेजेंट, फिर चारों पास्ट, फिर चारों फ्यूचर जब लर्न करते हैं तो ये सब आपस में इतना मिक्स हो जाते हैं कि दिमाग में बहुत ज्यादा और खिचड़ी सी बन जाती है, कुछ समझ नहीं आता, यार ये ऐसा कुछ वहां भी पढ़ा था, वहां भी पढ़ा था। अब आप देखिए, जब मैंने इनको इस तरह से पढ़ाया है तो आपको बड़ी आसानी से इनकी आपस में क्या समानताएं हैं, कितनी सिमिलैरिटीज हैं, वो आपको समझ में आती हैं। ध्यान कीजिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, यहाँ वॉज वर्ब, यहाँ विल, शैल और बी, और वास्तव में तीनों क्या हैं? ये बी के फॉर्म्स हैं। मैन वर्ब तीनों में आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। इस तरह से परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव, जो वास्तव में क्या है? हैव के फॉर्म्स हैं। मैन वर्ब तीनों में ही थर्ड फॉर्म लगा रखा है हमने। क्लियर है? परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज, हैव प्लस बीन, पास्ट में हैड प्लस बीन, फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, जो वास्तव में क्या है? हैव और हैव प्लस बीन के ही फॉर्म्स हैं। मैन वर्ब के लिए सब में आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ा हुआ है। क्लियर है? अब जरा देखते हैं हम अफर्मेटिव की। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि फ्यूचर में तो विल और शैल तो लगाना ही है, साथ में हमने मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा रखा है अफर्मेटिव के अलावा, साथ में मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू और डज अफर्मेटिव के अलावा, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? जो दो चीजें बची वो हमने बाद में लिख दिया अलग से, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या एस फॉर्म में लगेगी, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मैन वर्ब
सेकंड फॉर्म में लगेगी। आई होप ये सब चीजें अब आपके समझ में आ गई होंगी। इसको अब आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी रहे। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मैन उसके भी हमने टेबल कर ली। अब उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम हुआ कैसे था। देखिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइक हम कहें चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ओके, खेलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ये हमने प्रेजेंट में बनाया, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग को हमने लगाना ही नहीं था। अब इसके जब हम पास्ट करते हैं तो पास्ट में क्या करना था हमें, देखिए सब्जेक्ट तो वही रहना है, सब्जेक्ट तो बदलना नहीं है, हमें क्या करना है केवल वर्ब में चेंज करना होता है। और क्या हो जाएगा, यहाँ मैन वर्ब सेकंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि पता है ना अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। यहाँ भी मैन वर्ब लग गया सेकंड फॉर्म में, यहाँ प्ले था यहाँ प्लेड हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट भी आपका वही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अब अगर इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन, और इसके साथ में विल और शैल में क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि शैल तो केवल और केवल आई और वी के साथ लगता है। तो चिल्ड्रन विल प्ले फुटबॉल। देखिए मैं आपको केवल सेंटेंस का जो रूट पार्ट है वही बता रहा हूं, इसमें एडवर्ब या एडवर्बियल्स वगैरह वो मैं आपको भी नहीं यूज कर रहा हूं, वो तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे फिर। ओके, अब अगर इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूस में बनाना चाहें तो क्या होगा, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कंटिन्यूस में क्या थी, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म लगा दिया, फुटबॉल हो गया। अब अगर इसको मैं पास्ट में करता हूं तो क्या बनेगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। अब जरा देखिए यहां प्रेजेंट में आर है, यहां वर है, बाकी कोई चेंज है क्या, बाकी कोई चेंज नहीं है, सब सेम है, सब्जेक्ट भी वही है, मैन वर्ब भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। ओके, अब अगर इसको मैं फ्यूचर में बनाऊं तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। सिंपल। अब अगर इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट में क्या करना होगा, देखिए चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, प्लूरल इसलिए हैव लगाया, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको हम पास्ट में बनाएं, चिल्ड्रन हैड प्लेड फुटबॉल। हालांकि यहां हम फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, लेकिन यहां मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर हम टेक्निकल देखते हैं या ग्रामरियंस जो हमें बताते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये सेंटेंस हमारा एक्चुअली गलत माना जाएगा। दिखने में तो हमारा सही है, अभी गलत क्यों है उसको जरा एक बार समझ लीजिए। असल में हमें ग्रामरियंस यूं बताते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी सिंगल वर्क अगर हम बता रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट परफेक्ट हमें बताता है कि पास्ट में कोई दो काम हुए थे और उन दो काम में एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ, तो जो काम पहले हो गया था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करना है। अब हमने तो एक ही काम लिया अभी था तो दूसरा काम भी हमारा होना चाहिए, तो दूसरा काम इसके साथ में जोड़ देते हैं, चिल्ड्रन हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर आई रीच्ड देयर। मैं वहां पहुंचा उससे पहले बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे। इस तरह से हमारा सेंटेंस, लेकिन हमारा जो वो जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट वाला उसको हम देख रहे हैं तो फर्क क्या है, यहां पे हमने हैव लगाया था, यहां हमने हैड लगाया हुआ है। ओके, ये जो पार्ट है ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है पार्ट है, जिसका सेकंड क्लॉज है। ओके, ये देखिए आप सेकंड फॉर्म लग रहा है इसमें, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में क्या बन जाएगा,
चिल्ड्रन विल हैव प्लेड फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल चुके होंगे। हालांकि इसमें वही चीज़ है जो पास्ट में थी, यहाँ भी हमारे पास के साथ में दूसरा काम होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड फुटबॉल व्हेन यू कम हियर। ध्यान कीजिए, यहां फ्यूचर नहीं बनाना है हमें, क्योंकि ये जो है व्हेन यू कम हियर, ये क्या है? ये एक टाइम क्लॉज है। जब आप यहां आओगे तब तक बच्चे फुटबॉल खेल चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनता है। ये टेक्निकल चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकता। टाइम क्लोज या तो प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे ये हमने पास्ट में बना रखा है, लेकिन यहाँ जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यह फ्यूचर में तो बन नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो ये हमारा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। याद है ना, हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस बीन और मैन वर्ब आपका आईएनजी। हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अगर इसको हम पास्ट में लिखें तो चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। और फ्यूचर की बात करें तो चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। देख रहे हैं आप, ये हमने इनके वाक्य बनाए। अब हमारे पास देखा हमने कि जितने भी हमारे टेंसेस थे सबके हमने सेंटेंस बनाए हैं। आप देखिए सब में सब्जेक्ट हमारा वही रहता है। जब एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में देखते हैं तो सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। हमें चेंज करना कहाँ होता है? एक्चुअली केवल और केवल उसके वर्ब में। और वर्ब के लिए हमें क्या करना है? टेंस में अलग अलग जो पार्ट है उनके अकॉर्डिंग हमें चेंज हो। लेकिन जब हम देखते हैं कंटिन्यूअस की बात करें केवल, तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं, मैन वर्ब सेम है। परफेक्ट की बात करें तो वहां भी केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं, मैन वर्ब सब में सेम आ रही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मैन वर्ब सेम आ रही है, केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है। इंडेफिनिट में थोड़ा सा हमें और वेरिएशन है, वो थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमने शुरू में कहा था कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो यहीं पर है। और एक्चुअली मैंने जो भी आपको पढ़ा है, आपने देखा इसको मैंने किस तरह से लिया है कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे लास्ट में लिया। जब मैं इसकी टर्म्स आपको बता रहा था, इसको समझा रहा था, तब मोस्टली टीचर्स करते क्या हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ा देते हैं, जो कि एक समस्या क्रिएट कर देता है और बच्चे फिर इंग्लिश से दूर भागना शुरू करते हैं। तो आप टेंस की टेंशन को दूर कर लीजिए, इससे डरना छोड़ दीजिए। आप इससे थोड़ा सा दो हाथ कर लीजिए, एक बार सामना कीजिए, फिर देखिए ये इंग्लिश जिससे थोड़ा सा हम डर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम संकोच कर रहे हैं, एक मन में झिझक पाले बैठे हैं, ये हमें अपने आप अच्छी लगने लगेगी और हमें फ्रेंडली लगने लगेगी। ओके, चलिए अभी हमने जो बनाए हैं, अब अगर मान लीजिए हमें इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते तो हम क्या करते? तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव जब भी हम बनाते हैं तो हमें करना क्या होता है? हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उस सेंटेंस में नॉट ऐड करते हैं, और नॉट हम ऐड करते हैं हमेशा थर्ड प्लेस पर। तो ध्यान कीजिए, यहां लगेगा नॉट, इसमें यहां लग जाएगा नॉट। और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि साहब विल बी दूसरा हेल्पिंग वर्ब तो फिर यहां लगाना है, तो आपका गलत हो जाएगा। आपका नॉट लगेगा यहां पर, विल नॉट बी, इस तरह से। तो सेंटेंस क्या बन जाएंगे? चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अगर यहां बनाए तो
तो यहां नॉट लग जाएगा आपका हैव के बाद। चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बी नॉट हैव, चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, इस तरह से। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां हो जाएगा चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब यहां आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, कभी नॉट कहां लगा रहे हैं, कह तो रहे हैं थर्ड प्लेस पर, हमने तो पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब से पहले इस तरह से लगता है नॉट। इसीलिए मैंने आपको ये कहीं भी नहीं कहा कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ या मैन वर्ब से पहले लगाओ, मैंने कहा थर्ड प्लेस पे लगाओ। वो थर्ड प्लेस पे लगाने के लिए इसीलिए कहते हैं ताकि हमें कहीं गलती ना हो। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला नियम अगर याद कर रखा होता तो आपने नॉट यहां लगाया होता, हैव बीन नॉट, हो गया गलत, हैड बीन नॉट, ओके, विल हैव बीन नॉट, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो गलत हो जाता है। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, नॉट हमें लगाना है थर्ड प्लेस पर। अब यहाँ पे जो नियम है वो आप याद कर लीजिए। नियम हमें यूं कहता है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज होती हूं, याद कर लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज होती हो तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लग जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहां पे आप देख रहे हैं दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, यहां दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहां पे तीन हैं, यहां दो हैं, यहां दो हैं। तो जहां भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगी तो वहां पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हम नॉट लगा देते हैं। और अगर हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव करना हो तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है वही सब्जेक्ट से पहले जाएगी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह ही बनी रहेगी, उसे हमें चेंज नहीं करना या उसको हमें वहां से नहीं हटाना। अभी हमें कुछ और सेंटेंस बचे हुए, इनको पहले नेगेटिव बना लेते हैं। इसमें हम नॉट लगाएंगे यहां, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहां हमारे पास काम होता है शुरू, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा, ये तो अफर्मेटिव ने बनाया था बगैर हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए नॉट और नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब ये जरूरी है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, चिल्ड्रन डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है यहां पे, डिड नॉट, और अब जब डिड आ गई तो अब साथ में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब लग गया तो उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये मैंने आपको रूल याद करवाया था थोड़ी देर पहले अभी, कि अफर्मेटिव के जिन सेंटेंसेज में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी उनमें मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगाना। इसी तरह जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में हम क्या कर देंगे, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए हम लगा देंगे डू, और फिर लगेगा हमारा नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब अगर जब हमें इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस करने हो तो हम क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन्हें हम शुरू में कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लेकिन हम कहते हैं आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं? तो हमने देखा ये नोट अभी मैंने इसमें नहीं लगा रखा है, ये नोट अभी ऊपर के लिए है ना, इसमें जब जुड़ेगा तो फिर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से बन जाएगा, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस थे ये हमने पढ़े हैं, और इससे हमने ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक सेंटेंस लेकर के उसके थ्रू मैंने आपको पूरे और जो टेंसेस थे उनमें सारे और सेंटेंस बना के आपको मैंने बताए हैं। ध्यान कीजिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, एंड आई होप कि ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन फिर भी ध्यान कीजिए, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण जो वाक्य होते हैं उनके लिए हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी तो बहुत कुछ है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, कई जगह हैं। तो अगर हम ये सोच के और बैठे हों, ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि इस एक वीडियो मात्र से, यानी 1 घंटे के लगभग जो वीडियो है, इस एक वीडियो से पूरी इंग्लिश आ जाएगी, तो ये तो असंभव चीज है।
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि डंडा घुमाया और इंग्लिश आ गई। इसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, हमारा टाइम देना ही पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि एक बार देख लेने से या कुछ एक आध चीज़ें पढ़ लेने से और हमें इंग्लिश आ जाएगी, ये नहीं हो सकता। आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप हिम्मत रखें और मेहनत करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके भी जो सपने हैं वो पूरे हो सकेंगे। मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड की तरह का नहीं था कि मेरे घर में कोई इंग्लिश बोलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप जैसे एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। मन में ठानिए, हिम्मत रखिए। चलिए, तो ये जो आज का मेरा वीडियो था, आई होप इसने आपकी बहुत मदद की होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।